हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का के अपने YouTube चैनल लक्ष्य यूनिक ज्ञान से। दोस्तों, मेरा नाम है रामजी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्य यूनिक ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं, यह वीडियो क्लास 9th की मैथ की वीडियो है। दोस्तों, ये क्लास 9th की मैथ का सेकेंड पार्ट है और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आप सभी को दिया, जिसमें हमने आप सभी के लिए चैप्टर का डिस्कशन और वहां पे एक्सरसाइज के टॉपिक को समझा। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। और दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कहा था, लेक्चर में ही कहा था कि हम सभी जो भी शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट से लेकर अंत तक जाएंगे लगातार। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी और चैप्टर को न लेते हुए अपने फर्स्ट चैप्टर से ही करते हैं शुरुआत। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति। तो चलिए आज संख्या पद्धति को ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि संख्या पद्धति ये अपन के चैप्टर का नाम है और क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ है, जो कि अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति जो है, तो संख्या पद्धति में हम सभी संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो अब तक हम सभी क्लास 6, 7 और 8 में अब तक पढ़ के आए हैं, बस उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे है। मतलब कि उसके आगे का जो भी पार्ट है उसी को हम सभी क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पे हम सभी कुछ बातों का रिवीजन करते हैं जो कि हम सभी पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। तो वो ये है कि हम सभी यहाँ पे दो संख्याओं को सबसे पहले जान लेते हैं, जो कि एक प्राकृतिक संख्या होती है और एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर ही हमारा ये चैप्टर बेस है। ठीक, और यहाँ का जो भी मूल और कैसे भी है, ठीक, तो उसी पे बेस। तो चलिए उसको ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि एक से लेकर अनंत तक की जो भी संख्याएं हैं या एक से लेकर अनंत की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको हम गणना में लेते हैं। जैसे या तो ये 1, 2, 3, 4 इत्यादि अनंत तक। ठीक है ना। तो ये हमारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना, जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। और दोस्तों, इस प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है ना, ये अनंत होती है। ठीक, कौन सी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती है। ठीक है ना। तो समझ आ गया। तो ये अपन का प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अब चलिए यहाँ पे हम सभी थोड़ा सा पूर्ण संख्याओं को भी जानते हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में यहां भी बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर जी, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब तक तो प्राकृतिक संख्याएं को हम सभी ने जाना जो कि एक से अनंत तक होती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि शून्य से लेकर अनंत तक होती हैं। ठीक है ना। कितने से? शून्य से। जो कि प्राकृतिक संख्याएं तो एक से अनंत तक थी, लेकिन पूर्ण संख्याएं शून्य से अनंत तक होती है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अनंत तक ना। ठीक, तो ये अपन का हुआ पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम तो देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं शून्य से अनंत तक होती हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को ऐड कर दें, उसमें रख दें, तो वे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है ना। और यदि पूर्ण संख्याएं जो हैं उनमें से हम
शून्य को हटा दें या गायब कर दें तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं बन जाती है, ठीक है ना। इससे यही स्पष्ट होता है, ठीक। तो ये तो हुआ अपन का पुराना और रिवीजन। और अब चलिए अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम सभी अपने चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों हम लोग का चैप्टर है कि संख्या पद्धति, जैसा कि नाम से ही पता है कि संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो दोस्तों संख्या पद्धति दोस्तों यहाँ पे संख्या का मतलब होता है अंक। क्या मतलब होता है? अंक। और पद्धति का मतलब होता है नियम या नियमावली, ठीक है ना। क्या होता है? नियम या नियमावली, ठीक है ना। तो दोस्तों एक कुल मिला के हम देखें तो संख्या पद्धति का मतलब यह होता है कि संख्याओं को सुसंगठित सुव्यवस्थित ढंग से अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है, ठीक है ना। तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि जो संख्या का माध्यम है तो पद्धति के अनुसार ही हम उसे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। तो संख्या पद्धति का मतलब यही हुआ, ठीक। तो अब चलिए इस संख्या रेखा को समझते हैं। तो दोस्तों हम सभी क्लास 6, 7, 8 में संख्या रेखा को समझ चुके हैं और यहाँ पे ये भी हम सभी जान चुके हैं कि संख्या रेखा पर संख्याएं किस तरफ धनात्मक होती हैं, किस तरफ ऋणात्मक होती हैं, और यहाँ पे संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम उसी के आगे की जानेंगे कि यहाँ पे जो संख्या रेखाएं हैं, तो संख्या रेखा पे जो संख्याएं व्यवस्थित की जाती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं। जैसे कि धनात्मक दिशा में है तो उनको क्या कहेंगे, और ऋणात्मक दिशा में है तो उनको क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 9 में यही समझना है। तो चलिए इसी को समझते हैं मेरे टाइम को वेस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे शून्य है अपना, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक के बीच का अंक होता है, ठीक है ना। तो इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये अपन का मूल बिंदु है। और मूल बिंदु से जब हम धनात्मक दिशा की ओर जाएंगे, जैसे जैसे धनात्मक दिशा की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें प्राकृतिक संख्याएं मिलती जाएंगी, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्याएं ही नहीं बल्कि हर प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। लेकिन दोस्तों जब हम मूल बिंदु से धनात्मक दिशा की ओर जाएंगे तो ये संख्याएं सदैव एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगी, ठीक है ना। जैसे 1, 2, 3। अब ये बात अलग है कि इनके बीच में और भी संख्याएं हैं, इनके बीच में और भी संख्याएं हैं, लेकिन वे भी एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे कुल मिला के कह सकते हैं कि हम धनात्मक दिशा की ओर जैसे ही जाएंगे तो हमें वहां पे संख्याएं एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगी अनंत तक, ठीक। इसी प्रकार से जब हम ऋणात्मक दिशा की ओर चलेंगे मूल बिंदु से, तो वहां पे संख्याएं हमें एक दूसरे से छोटी होती नजर आएंगी, ठीक है ना। क्या? छोटी। तो यहाँ पे जैसे देखा जाए तो मूल बिंदु यहाँ पे शून्य है। जब हम मूल बिंदु से इस दिशा में चलेंगे ऋणात्मक दिशा में, तो यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या -1/3 मिलेगी। कौन मिलेगा? -1/3, क्योंकि ये -1 से बड़ी है और शून्य के निकट है, ठीक है ना। तो इसमें -1/3 यहाँ पे सबसे बड़ी होती है। अब इससे छोटा -1 हुआ, फिर -2, -3। तो इस प्रकार से यदि हम ऋणात्मक दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे हमें संख्याएं एक दूसरे से छोटी होती जाएंगी, ठीक। तो बस यहाँ पे ये है। और अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि संख्याएं कैसे निकलती है, ठीक है ना, इस संख्या रेखा के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे जब हम धनात्मक दिशा की ओर मूल बिंदु से जब हम धनात्मक दिशा की ओर चलेंगे और यहाँ पे हम केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाते हुए जाएंगे और उन्हें एक जगह इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं को उठाया और एक जगह रख दिया, ठीक है ना। जब हमने प्राकृतिक संख्याओं को उठाया और एक जगह रख दिया तो प्राकृतिक संख्या तो एक है नहीं, यहाँ पे अनेक प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएं ना लगाएं, यहाँ पे अनेक प्राकृतिक संख्याएं, इसलिए क्या हुआ? प्राकृतिक संख्याओं का एक संग्रह बन गया, ठीक है ना, संग्रह या समुच्चय। तो यहाँ पे जब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बन गया
तो तब हम अब तक तो प्राकृतिक संख्याएं थी, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बन गया, तो इस प्राकृतिक संख्या के संग्रह को हम किसे व्यक्त करेंगे, ये भी तो बात है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या का जो संग्रह है, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, प्राकृतिक संख्या के संग्रह को हम एक अंग्रेजी के कैपिटल लेटर कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किसे? कैपिटल एन से, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल एन से प्राकृतिक संख्याओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो अब तक तो हमने सिर्फ धनात्मक दिशा की ओर बढ़ा तो हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या संग्रह प्राप्त हुआ, जिसे हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और अब चलिए मूल बिंदु पे पुनः हम यहाँ से वापस आते हैं, और जो मूल बिंदु पे हमारा शून्य है, अब मूल बिंदु के शून्य को भी हम इसी प्राकृतिक संख्या में यदि रख दें तो क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए उसको रख देते हैं। तो जब यहाँ पे हम रखेंगे तो 1 2 3 और 0, ठीक है ना। जब शून्य को भी हमने इसमें ऐड कर दिया तो क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे अलग प्रकार का एक संग्रह बन गया, ठीक है ना। अलग प्रकार का संग्रह ये बना कि दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने अभी ही स्पष्ट किया कि जब शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वही तो बन गया, क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गई, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया, क्योंकि संख्याएं अनेक हैं इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याओं का संग्रह। पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक, इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का संग्रह, ठीक है। और यही भी हम जीरो को यदि हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा, पुनः फिर ये प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बन जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, जब ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया तो हम इसको किससे व्यक्त करेंगे, जैसे हमने की प्राकृतिक संख्या को तो कैपिटल एन से व्यक्त किया, तो पूर्ण संख्याओं को किससे व्यक्त करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना, कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से व्यक्त करते, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है होल नंबर्स, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सभी ने प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को समझा कि किनको क्या बोलते हैं, ठीक ना। और अब चलिए और आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब तक तो हम यहाँ पे आए मूल बिंदु तक, और दोस्तों यदि हम मूल बिंदु से और बाहर ऋणात्मक दिशा की ओर चलें और यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं, मतलब कि मेन जो संख्याएं हैं, जैसे -1 -2 -3, यदि हम इनको भी इसी में इकट्ठा कर दें तो क्या होगा। देखिए अब इनको भी यहाँ पे हम इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे जब हम इनको भी इकट्ठा करेंगे 1 2 3 0 -1 -2 और -3, देखिए जब यहाँ पे हमने इनको भी इकट्ठा कर दिया तो क्या हुआ। दोस्तों जब हम इनको भी यहाँ पे इकट्ठा कर दिए तो ये एक अलग प्रकार का संग्रह बन गया, ठीक है ना, अलग प्रकार का, क्योंकि ये तो इससे अलग है। जब यहाँ पे इतना था तो प्राकृतिक संख्या था, और यहाँ पे जब 0 बढ़ गया तो एक पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन गया, और जब यहाँ पे जब इतने में भी -1 -2 -3 बढ़ गया तो क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पे भी एक अलग प्रकार का संग्रह बनता है और उसको कहते हैं पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना, क्योंकि इनको तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे, एक होगा दो होगा, लेकिन यहाँ पे अनेक है तो इसलिए क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, ठीक। तो जो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह है तो उसको किससे व्यक्त करेंगे, तो दोस्तों पूर्णांक संख्याओं का जो संग्रह है उसको हम कैपिटल जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, किससे, कैपिटल जेड से, ठीक। और ये अपन का बन गया पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। ठीक है ना। तो अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने यहाँ पे सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं कैसे निकलती हैं और प्राकृतिक संख्याओं को किससे व्यक्त करते हैं। फिर हमने यहाँ पे सीखा कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं और पूर्ण संख्याएं कैसे निकलती हैं और उनको किससे व्यक्त करते हैं, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे सीखा कि पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं का संग्रह क्या है, वे कैसे निकलती हैं, यहाँ पे हमने उसको कैसे या किससे व्यक्त करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो इतना हमने समझा, और अब चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम और आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमें इस संख्या रेखा पे और भी तो संख्याएं दिख रही हैं। जब दोस्तों इनके आगे हम उन्हीं में और जो बची हुई संख्याएं हैं इस
संख्या रेखा पर यदि हम उनको भी इसी में ऐड कर देंगे तो क्या होगा। तो चलिए उनको भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने कहां तक पहुंचे थे, अब तक हम पहुंचे थे पूर्णांक संख्याओं के संग्रह तक, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। तो पूर्णांक संख्याओं का संग्रह था, तो इसके अंतर्गत आए थे 1 2 3 0 -1 -2 -3, ठीक है ना, और इतने आए थे। और अब दोस्तों यदि हम क्या करें, यदि यहाँ पे जो जैसे बचे हैं -1/3 -1/4 सॉरी 1/4 एंड 1/2, तो यदि हम इनको भी इसमें शामिल कर देंगे तो क्या होगा। तो चलिए इनको भी रखते हैं। तो -1/3 1/4 एंड 1/2, देखिए यहाँ पे तो दोस्तों ये तो और ही अलग प्रकार का बन गया, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम इनको क्या कहेंगे। तो दोस्तों अब तक तो हमने सिर्फ पूर्णांक संख्याओं का संग्रह किया था और उसमें यहाँ तक ही अंक थे। जब यहाँ पे अंक बढ़ गए तो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब अंक बढ़ गए तो इस प्रकार के संग्रह जो संख्याओं का संग्रह बन गया, तो इनको हम कहेंगे परिमेय संख्याओं का संग्रह। क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं का संग्रह। तो हम इनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं का संग्रह, ठीक है ना। तो इनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं का संग्रह, ये जो अपना है। तो दोस्तों तो ये तो ठीक है कि परिमेय संख्याओं का संग्रह, लेकिन ये बताइए ये तो p बटा q के रूप में है ही, कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या पता कि ये q इज नॉट इक्वल 0 है या नहीं, कैसे हम मान सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और वे परिमेय संख्या के रूप में है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए q1 है तो 1/1, तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, p बटा q के रूप में है, p बटा के q हुआ ना। और यहाँ पे जो q है q नॉट इक्वल 0 है, मतलब कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या 0 के बराबर है, कोई कह सकता है नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और हम दूसरे को लेके चेक कर सकते हैं, जैसे 2/1। अब 2/1 क्या यहाँ पे भी 1 आया है तो क्या 0 के बराबर है, नहीं है। तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 3 को यदि रखें तो 3/1। अब ये भी p बटा q के रूप में ही है। क्या q बराबर 0 है, मतलब कि जो यहाँ पे q है p तो 3 हुआ और q1 हुआ, तो यहाँ पे 1 है तो 1 बराबर क्या 0 है, नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं 0 को, तो यहाँ पे 0 को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या हम 0/1 नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख लिया जाए तो क्या 1 बराबर 0 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p बराबर 0 है लेकिन q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि p/q, तो यहाँ पे p तो 0 हुआ और q क्या हुआ, q मतलब q बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो q है तो q जो 1 है तो 1 इज नॉट इक्वल 0, मतलब कि 1 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्याओं का संग्रह है, ठीक है ना। क्या है, परिमेय संख्याओं का संग्रह है। और यहाँ पे तो जो -1/3 1/4 1/2 ये तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्याओं का संग्रह प्राप्त हुआ। तो जो परिमेय संख्याओं का संग्रह प्राप्त हुआ तो हम इनको किससे व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम अंग्रेजी के कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। किससे, कैपिटल Q से। कहीं कहीं स्मॉल q से भी व्यक्त कर दिया जाता है, लेकिन मूलतः यहाँ पे कैपिटल Q से ही व्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। किससे व्यक्त करेंगे, कैपिटल Q से, ठीक है ना। इसको हम कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे अपना ये अब तक हमने क्या सीखा, अब तक हमने परिमेय संख्या तो मतलब अब जाना, लेकिन इससे पहले हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और अंत में यहाँ पे परिमेय संख्या क्या है उसको जाना, ठीक। तो ये तो ठीक है कि अब तक तो हमने परिमेय संख्या तक सीख लिया, और आगे अब चलिए देखते हैं उनका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए
तो मान लीजिए कि हमने माना कि परमेय संख्याएं जैसे यहां पे हुआ 2/3, 1/2, ठीक है ना। तो ये तो परमेय संख्या हुई, आप 5/3 कुछ भी लिखिए, ये सब परमेय संख्या है। लेकिन ये बताइए सर कि जैसे 1/2 और 5/10 और 10/20, यदि इस रूप में जब हैं तो हम इनको क्या कहेंगे तब? तो दोस्तों एक तरह से हैं तो ये भी परमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? ये तुल्य परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे प्रत्येक का मान कितना होगा? 1/2 होगा, ठीक है ना। जब 1/2 होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल 5/10 एंड 10/20, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब हम इसको सिद्ध करना चाहेंगे तो इसी प्रकार से तो होगा, क्योंकि ये 1/2 के ही तो बराबर है सभी ना, है कि नहीं है। तो इसमें क्या है? तो ये एक तुल्य परमेय संख्या है। क्या है? तुल्य परमेय संख्याएं हैं। तो दोस्तों जो तुल्य परमेय संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी दोस्तों इसे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक तुल्य परमेय संख्याएं भिन्न हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन प्रत्येक भिन्न तुल्य परमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे ये स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये तुल्य परमेय संख्या या भिन्न है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का अपन का यही बेस था और ये बेस स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपन के चैप्टर का 2 एग्जाम्पल बचा है, तो उस 2 एग्जाम्पल को अगले लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो भी अधिक लंबा हो चुका है, ठीक है ना। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जिनको इनकी आवश्यकता है ताकि उन तक वीडियो शेयर करने की बात पहुंच सके और वो भी इस चीज का फायदा ले सके, ठीक है ना। और जो भी इसमें कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो बस आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।